हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। क्या हाल चाल है आप सभी के। एग्ज़ाम का दौर एकदम नज़दीक आ चुका है और आई होप आप लोगों को बड़ा इंटरेस्ट भी होगा इसमें कि कितनी जल्दी एग्ज़ाम आता है। और चलते हैं आज एक नए वीडियो के साथ। मैं आप लोगों को आपके जीवन से संबंधित कुछ बातें सबसे पहले शेयर करना चाहूँगा और मैं आज आप लोगों के सामने कुछ मोटिवेशनल बातें करूँगा। आप लोग बिल्कुल भी घबराएं नहीं। ये जो एग्ज़ाम है ना, ये जीवन के अंदर बहुत ज़रूरी है। इसी के कारण हमें पता चलता है कि हमारी क्वालिटी क्या है और हमें में कितनी पावर है। हम कितना अर्न करने के बाद उसको खर्च कर सकते हैं। ज्ञान, नॉलेज कितना है हमारे अंदर। इन सब बातों की जानकारी इसी से पता चलता है। और वैसे भी बच्चों कहते हैं कि जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी और अगर ठान लो तो जीत होगी। अगर आपने ठान लिया है कि आपको अच्छा करना है तो आपको कोई संसार की ऐसी ताकत या पावर नहीं है जो आपको रोक दे। आप निश्चित रूप से सफल होंगे और अभी भी आपके पास समय है। इस समय का अगर आपने सदुपयोग कर लिया, पंक्चुअलिटी के साथ अगर समय का एक टाइम टेबल बना करके अगर आपने अच्छी पढ़ाई कर ली तो आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, क्योंकि आप में वो पावर है जिसकी बदौलत आप आगे बढ़ सकते हैं। आप अपनी जो चाह है, मन में जो इच्छा है, उसको पूरा कर सकते हैं। और देखो, समस्याएं जो हैं, मुश्किलें जो हैं, हर इंसान के सामने आती हैं। मुश्किलों के बगैर तो ज़िंदगी नहीं है। मैं तो ये मानता हूँ ज़िंदगी का नाम जो है मुश्किलें ही ज़िंदगी है, समस्याएं ही ज़िंदगी है। ज़िंदगी में अगर कोई समस्या नहीं आए आपके, तो आप वास्तव में ज़िंदगी क्या है, वो ज़िंदगी समस्या ही ज़िंदगी है। कहते भी हैं कि ज़िंदगी मुश्किलों से भरी होती है, ज़िंदगी मुश्किलों से भरी हुई है। हौसला हमें अपने अंदर भरना है, हौसला हमें अपने अंदर भरना है। मुश्किलें हर एक इंसान पे आती हैं, मुश्किलें हर एक इंसान पे आती हैं। कोई निखर जाता है और कोई बिखर जाता है। जो हौसलों के साथ काम लेते हैं वो निखर जाते हैं मुश्किलों के सामने, और जो टूट जाता है वो बिखर जाता है, चकनाचूर हो जाता है, उसका कोई नहीं होता। तो प्यारे बच्चों, आपको अपने हौसले बना के रखने हैं। ये एक मुश्किल है और मुश्किल ही ज़िंदगी है, और अगर मुश्किल नहीं है तो फिर ज़िंदगी नहीं है। तो एग्ज़ाम आपका एक ज़िंदगी के समान है, उसकी तैयारी करते रहिए। और चलते हैं 10वीं क्लास के कोर्स में एक छोटा सा टॉपिक है, आज उसकी बात कर लेते हैं। उपचयन, रिएक्शन और अपचयन रिएक्शन। उपचयन और अपचयन। उपचयन को बच्चों ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण भी कहते हैं। ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। और आपके कोर्स में ज़्यादा कुछ नहीं है, ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बेस पर ही आपको याद करना है। वैसे ये 5 प्रकार की बातें होती हैं इसमें, लेकिन क्यों, जब अपने को ज़रूरत नहीं है तो फालतू की माथाफोड़ी नहीं करनी, जितनी आवश्यकता उतना ही पढ़ेंगे। उपचयन, उपचयन में होता क्या है बच्चों, उपचयन में ऑक्सीजन का योग होता है और अपचयन में ऑक्सीजन की कमी होती है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग हो अब उपचयन अभिक्रिया कहलाती है, और ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की कमी हो अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। दूसरी तरफ हम देखें बच्चों तो हाइड्रोजन की कमी और हाइड्रोजन का योग, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन की कमी होती है, हाइड्रोजन घटता है अभिकारक से उत्पाद बनते तक। अगर आपको ऐसा दिख रहा है कि हाइड्रोजन की कमी हो रही है तो उस रासायनिक अभिक्रिया को हम कहते हैं उपचयन अभिक्रिया। और अगर ऐसी रासायनिक अभिक्रिया आपको नजर आ रही है जिसमें हाइड्रोजन का योग हो रहा है, हाइड्रोजन का क्या हो रहा है बच्चों, योग हो रहा है, हाइड्रोजन की वृद्धि हो रही है, तो हम उसे कहते हैं अपचयन अभिक्रिया। क्या कहते हैं बच्चों, अपचयन अभिक्रिया। एक सिंपल सा एग्जाम्पल आप इसमें देख सकते हैं अपचयन और उपचयन का।
आप किसी भी चीज़ को जलाएं, किसी भी वस्तु को जलाएं, आप दहन करेंगे, दहन हमेशा आपको पता है ऑक्सीजन के साथ होता है। तो दहन की जो भी प्रक्रिया है, एक सिंपल सा एग्जांपल, सबसे पहला मैग्नीशियम रिबन का दहन, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, समीकरण को संतुलित करेंगे। ये जो रासायनिक अभिक्रिया है, इसमें मैग्नीशियम के साथ में जब मैग्नीशियम से उत्पाद बना तो मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है। किसकी वृद्धि हुई है? मैग्नीशियम की वृद्धि हुई है। इसलिए इस अभिक्रिया को हम कहेंगे उपचयन अभिक्रिया। क्या कहेंगे बच्चों? उपचयन अभिक्रिया। और दूसरी तरफ हम देखें कि CuO प्लस H2 क्यूप्रिक ऑक्साइड, CuO क्यूप्रिक ऑक्साइड का हाइड्रोजन साथ रिएक्शन हो जाए तो कॉपर बन जाएगा और H2O। तो आप देख रहे हो क्यूप्रिक ऑक्साइड से कॉपर बना है। क्यूप्रिक ऑक्साइड में ऑक्सीजन था और कॉपर के साथ से ऑक्सीजन हट गया है, तो बच्चों ये बन गया अपचयन रिएक्शन। कौन सी? यहाँ पर किसका अपचयन हुआ? इस पदार्थ का अपचयन हुआ है क्यूप्रिक ऑक्साइड का। और किस में हुआ है? कॉपर में हुआ है। ठीक है, जबकि यहाँ किसका उपचयन हुआ था? मैग्नीशियम का। किस में हुआ है? मैग्नीशियम ऑक्साइड में हुआ है। इस प्रकार से ऑक्सीजन के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि कौन सी अभिक्रिया उपचयन अभिक्रिया है और कौन सी अभिक्रिया अपचयन अभिक्रिया है। ये जो अभिक्रिया आपको नजर आ रही है बच्चों, ये जो रिएक्शन आपको दिखाई दे रही है, इसमें क्यूप्रिक ऑक्साइड यानी हम इसको कह सकते हैं कॉपर सेकंड ऑक्साइड है ये, क्योंकि यहां पर कॉपर के ऊपर +2 आवेश है। माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पर आप हाइड्रोजन के पास क्या देख रहे हो? हाइड्रोजन से जल बनते वक्त इसमें हाइड्रोजन में किसकी वृद्धि हुई है? हाइड्रोजन में किसकी वृद्धि हुई है? राइट, ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है। ऑक्सीजन की वृद्धि, और ऑक्सीजन की वृद्धि क्या कहलाती है? उपचयन। क्या कहलाती है? उपचयन। और ये आपने देखा क्या हो रहा है? अपचयन, क्योंकि ऑक्सीजन की क्या हुई है? यहाँ पर कमी हुई है यहाँ से यहाँ जाने पर। तो देखो बच्चों, यहाँ पर क्या हो रहा है? एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक का हो रहा है अपचयन और एक अभिकारक का हो रहा है उपचयन। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन दैट्स एक अभिकारक का हो अपचयन रिडक्शन और एक अभिकारक का हो उपचयन ऑक्सीडेशन, दैट्स कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। क्या कहलाती है? रेडॉक्स रिएक्शन। 2022 के अकॉर्डिंग आ सकता है एग्जाम के अंदर फिर क्वेश्चन। रेडॉक्स रिएक्शन किसे कहते हैं? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक का ऑक्सीडेशन होता है जबकि दूसरे अभिकारक का रिडक्शन होता है, यानी दोनों काम ऑक्सीकरण और अपचयन, उपचयन और अपचयन एक ही अभिक्रिया में साथ साथ होते हैं। एक अभिकारक अपचयित हो रहा है, एक अभिकारक उपचयित हो रहा है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। उसके बाद ये रेडॉक्स अभिक्रिया इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना। हो गया समीकरण। ये एक एग्जांपल याद रखो। इसी में आप लोगों का अगर उपचयन का पूछे तो आप ये बता दो कि हाइड्रोजन से जल बना, उसमें उपचयन हुआ। अपचयन का पूछे तो ये बता दो कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बना, ऑक्सीजन की कमी हुई, वो अपचयन हुआ। और अगर रेडॉक्स पूछे तो दोनों काम एक साथ हो ही रहे हैं, एक अभिकारक का ऑक्सीकरण और एक का अपचयन, तो भैया ये रेडॉक्स हो गई। तो एक ही समीकरण हर जगह काम आ जाएगा। वैसे सबसे सिंपल अगर उपचयन का देखें तो देखो, कार्बन का जलना, किसी भी चीज़ को जलाओ कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, तो ये भी क्या है? उपचयन अभिक्रिया है। क्या है? उपचयन अभिक्रिया। तो ये है रेडॉक्स अभिक्रिया, उपचयन अपचयन अभिक्रिया। उसके बाद अगर उष्मा के आधार पर देखें हम, उष्मा के आधार पर द बेसिस ऑफ हीट, तो दो प्रकार की रिएक्शन होती है बच्चों। एक होती है एक्सोथर्मिक, बोले तो उष्माक्षेपी, और एक होती है एंडोथर्मिक, बोले तो उष्माशोषी। देखो बिल्कुल सिंपल सा है, बिल्कुल भी ना घबराएं आप। एक्सो यानी क्षेपी, एक्सो का मतलब बाहर निकालना, और एंडो यानी ग्रहण करना,
शोषी यानी अवशोषित करना। तो देखिए, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, ऊष्मा का त्याग होता है, उसे क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा उत्सर्जित होती है। जैसे किसी पात्र में आपने दो अभिकारक मिलाए और उन अभिकारकों के मिलाने से उनमें क्रिया हुई, और अगर वो पात्र पहले से क्या हो जाए, गर्म हो जाए, तो बच्चों ये कैसी अभिक्रिया हुई? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, क्योंकि ऊष्मा के दौरान अभिक्रिया निकली जिसने पात्र को गर्म किया। और मान लो कोई पात्र में आप अभिक्रिया करवा रहे हो और उस पात्र में पदार्थ डालने के बाद वो पात्र पहले से ठंडा हो जाए, तो इसका मतलब पात्र की ऊष्मा अभिक्रिया ने ले ली, अवशोषित कर ली, इसलिए वो कहलाएगी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। इसके लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल देखो, ऊष्माक्षेपी जितनी भी दहन की अभिक्रियाएं हैं, जलने की अभिक्रियाएं जितनी भी हैं, जिनको हम जलाते हैं, उस ऑक्सीजन के साथ क्रिया होती है, सारी अभिक्रिया कैसी होती है? ऊष्माक्षेपी होती हैं। जबकि ऊष्मा शोषी विघटन अपघटन अभिक्रिया जितनी भी है ना आपकी, वियोजन अभिक्रिया तीनों प्रकार की, चाहे ऊष्मीय अपघटन हो, चाहे प्रकाशीय अपघटन हो, और चाहे विद्युत अपघटन हो, तीनों ही अपघटन में हम क्या करते हैं? ऊष्मा बाहर से देते हैं, इसलिए वो अभिक्रिया होती है ऊष्मा शोषी। कैसी होती है? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होती है बच्चों। तो ये कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं अपने, इनका ध्यान रखें आप सभी। उसके अलावा इस पाठ में सिंपल सा एक टॉपिक और है, विकृत गंधिता। क्या है बच्चों? विकृत गंधिता, रैंसिडिटी। विकृत गंधिता होता क्या है? जो तेलीय और वसायुक्त जो पदार्थ होते हैं, खाद्य पदार्थ जो पैकिंग के होते हैं, उनके अंदर वो क्या करते हैं? वायुमंडल की नमी और ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके अपने स्वाद को और गंध को क्या कर लेते हैं? विकृत कर लेते हैं। विकृत यानी खराब कर लेते हैं, इस क्रिया को कहते हैं विकृत गंधिता। और इससे बचाव के लिए आपके जो पैकिंग वाले फूड्स आते हैं थैली में, चिप्स है, कुरकुरे हैं, बहुत अच्छा लगता है सबको, उनके अंदर ये ऑक्सीजन क्रिया ना करे, इसलिए उनके अंदर अक्रिय नाइट्रोजन गैस, अक्रिय कौन सी गैस? नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है। इसलिए आप देखते हो चिप्स वगैरह की जो थैली आती है वो फूली हुई आती है। फूली हुई थैली को यूज करना चाहिए। बाकी जो हवा जिसमें से निकल गई, इसका मतलब वो खराब हो चुका है, उसको मत लीजिए, उसमें बदबू हो जाएगी। तो नाइट्रोजन युक्त नाइट्रोजन गैस, उसमें अक्रिय नाइट्रोजन गैस भरते हैं ताकि कोई क्रिया ना हो और वो खराब जल्दी से ना हो। तो यह है विकृत गंधिता। तेली और वसायुक्त जो पदार्थ होते हैं उनके अंदर ये होता है बच्चों। इसके बाद इसमें क्षंक्षारण है। क्षंक्षारण का मतलब धातुएं होती हैं, वो वायुमंडल की नमी से और वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया करके अपना क्षय कर लेती हैं, अपना क्षरण कर लेती हैं, अपने पदार्थ की क्वालिटी को कमज़ोर कर लेती हैं, उसे कहते हैं क्षंक्षारण। और क्षंक्षारण में सबसे अच्छा उदाहरण है लोहे पर लगना, किसका? जंग का लगना। लोहे पे जो जंग लगती है वो किसका उदाहरण है बच्चों? क्षंक्षारण का उदाहरण है। ऐसे ही सिल्वर की धातु जो होती है अपनी चांदी की, उनके ऊपर काले रंग की पदार्थ का आना, सल्फाइड के साथ अभिक्रिया करके सिल्वर सल्फाइड बनता है, उसे भी क्षंक्षारण कहते हैं। इसी प्रकार कॉपर जो होता है वो वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड और नमी से क्रिया करके कॉपर कार्बोनेट हरे रंग का पदार्थ बना लेता है। कॉपर कार्बोनेट हरे रंग का पदार्थ बना लेता है, उसे भी हम क्या कहते हैं बच्चों? क्षंक्षारण कहते हैं बच्चों। इस पाठ में ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको परेशानी हो, आप अपने हौसले बनाए रखिए। खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है। जो लोग बहुत पढ़ लिया ऐसा सोच के बैठे हैं ना, पर्याप्त है, उनके लिए शायरी है। जोश में आ जाइए इसको सुन करके कि खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है। जमीन नहीं है मंजिल मेरी, जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है, आसमान बाकी है। कहने का मतलब बच्चों कि आपने जितनी पढ़ाई कर ली वो पर्याप्त नहीं है, आप और पढ़िए, एग्जाम तक आप कंटिन्यू लगे रहिए। आपका अभी जो लक्ष्य है, आसमान आपका है बोर्ड एग्जाम, और बोर्ड एग्जाम जब तक ना हो जाए तब तक अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स मत कीजिए, पूर्ण रूप से समर्पित होकर लगे रहिए, बढ़िया तैयारी कीजिए। मैं आप लोगों के बीच रूबरू होता रहूंगा, बिल्कुल ना घबराएं। दिमाग में किसी भी प्रकार की कोई टेंशन हो, माइंड में किसी प्रकार की कोई थकान महसूस हो रही हो, कभी नर्वसनेस यानी आपको कभी उदासीन, आप उदास हो रहे हो, कोई समस्या आ रही हो,
मेरे से बात कीजिए, आपकी सारी समस्याएं दूर होंगी। ऑलवेज बी पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव रहिए, अच्छा सोचिए, अच्छे लोगों के पास बैठिए और अच्छी पढ़ाई कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे।